वक्त पॉसिबल है जब आपका 100% पार्टिसिपेशन रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखो, यहाँ सेशन खत्म हो गया, डिस्बर्स हो गए, इधर उधर हो गए, ये सही नहीं है। आप उसके ऊपर दिन भर में मेहनत कीजिए, वर्क ऑन दैट, देन इट विल वर्क आउट। अगर वर्क नहीं करेंगे इसके ऊपर, मुश्किलात आएंगी, याद रखिए आप। सो आई विल बी चेजिंग यू गाइस इन बिटवीन। जब भी मुझे समझ में आए मैं आपको पूछता रहूंगा, रोज भी पूछ सकता हूँ या कभी कभी। जस्ट रिमेम्बर कि आपको अच्छे से इसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली देयर विल बी इश्यूज। आप वहां पर लिटरली डेफ एंड डम्ब हो जाएंगे। जब आप इंटरव्यू देंगे, बंदा डेफ एंड डम्ब हो जाएगा, याद रखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। क्योंकि देखिए, कल जो टॉपिक था वो ऑब्वियसली कभी रिपीट नहीं होगा। पूरे सेशंस के अंदर जो कल हो गया सो हो गया, और आज जो होगा वो आज ही होगा, वो आने वाले कल में भी नहीं होगा। बिकॉज वी जस्ट हैव 2 months ऑफ टाइम। इसके लिए बहुत अहम है इन चीजों को यहीं पर उसी दिन खत्म कर देना। आपको अगर जब आपके इंटरव्यू शुरू होते हैं आफ्टर 2 months, और आपको कोई भी, मैं पूछता हूँ, कोई भी सवाल पूछते हैं या आपका इंटरव्यू होगा ऑब्वियसली, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। इवन इफ वो आपके पहले दिन हुआ होगा आपके सेशन पे, एटलीस्ट दिस इज एक्सपेक्टेड कि उस चीज को उसी दिन ऐसे कंप्लीट कीजिए, उसको रिपीट करने की आपको जरूरत ना हो। डोंट नीड टू रिपीट इट द अदर डे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस टाइम पास में मतलब कर लिए, अब सोच रहे हैं कि ठीक है यार कोर्स होगा, अब थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर ले। तो मैं पहले दिन बोला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ऑलरेडी ये 2 months कोर्स हमने रखा हुआ है कि चलो कोर्स कंप्लीट करो, इंटरव्यू दो, आपकी किस्मत है, जॉब जल्द लगेगी, टाइम लगेगा, जो भी है, लेकिन मेहनत भी तो कुछ चीजें, हार्डवर्क भी कुछ चीजें, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि मेहनत अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। आज का काम आज ही खत्म हो जाना। ये मैं जो बता रहा हूँ ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी तो आपको एक्सप्लोर करना है चीजों। वो कब करेंगे आप? अगर यही नहीं करेंगे तो एक्सप्लोर कब होगा? जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको रैप अप कर देना। Just give me a minute. There are some people who are new actually. They want to join online. Let me just share links with them. चलिए. So today we are gonna talk about the 2 different area website. कोई भी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। कल तो हमने ये देखा था कि जो कोडिंग वाइज जो अप्रोच होता है, जो डिजाइनिंग वाइज अप्रोच होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, जरा बोलिए। लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस ये आपको कोई इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिए ये चीजें जब आप, इनफैक्ट बहुत से लोगों को अगर आप पूछते भी हैं तो उनको ये पता नहीं होता है, जो रियल टाइम में काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें आते रहेंगी वो आपके रियल टाइम सेंस देने के लिए, आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल भी नए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक कॉर्पोरेट फ्लेवर देगी, याद रखिए। इस तरह के काम होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स।
जब आप जब इंटरव्यू होता है या फिर उसके आगे की बात होती है, जब आपकी डिस्कशन होती है टीम के साथ में, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके सामने आती है, आप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रियल टाइम में भी बंदे करते हैं, उनको भी ये चीजें पता नहीं होती हैं कई वक्त में। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बंदों की जरूर बात कर रहा हूँ कि उनको पता नहीं होता, इतने सालों से काम कर रहे होते हैं। आप आर्किटेक्चर पूछिए किसी भी एप्लीकेशन का, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेल यू व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यूजुअली प्रेजेंटेशन, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा एक्सेस लेयर होती है। ठीक है, जो एप्लीकेशन होती है या वेबसाइट होती है, उसके दो हिस्से होते हैं नॉर्मल। एक हिस्सा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा हिस्सा होता है आम यूजर का, नॉर्मल यूजर का। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड नॉर्मल यूजर्स, दीज आर टू डिफरेंट पीपल। एडमिनिस्ट्रेटर एक, दूसरा हेलो। हाँ, ठीक है ना। वहाँ एक फॉर्म रहेगा, सर्च बार रहेगा, चलते हैं ना सीधे। पर फ्लिपकार्ट तो ऑनलाइन ही, भी दूर जाने का है नहीं अपने को। सो लेट्स गो विद फ्लिपकार्ट। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग फॉर मोबाइल, सो जस्ट टाइप मोबाइल इन हियर। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले जो सर्च किया, सर्च के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट के बाद आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में जा रहे हैं। अब वो आपको लॉगिन, डिलीवरी एड्रेस, ऑर्डर समरी और पेमेंट ऑप्शन, ये सभी फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आप इसको मोबाइल नंबर, ईमेल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बेसिकली एक फॉर्म है। ठीक है, लेकिन एक इसके लिए है नॉर्मल यूजर। देखो, जब वेबसाइट है तो कंटेंट है, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन वेबसाइट है तो यूजर भी तो होंगे। बिना वेबसाइट के, बिना यूजर के कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उसके वेबसाइट के कोई यूजर नहीं है, इसका मतलब कि वो वेबसाइट बनाना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल SRT की वेबसाइट है, उसके यूजर्स है कि नहीं, पब्लिक में से उसके यूजर्स है। करेक्ट। फ्लिपकार्ट है, पब्लिक में से वो लोग जो ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं कुछ, या फिर सेल करना चाह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना कनेक्टेड, वो सेल करते हैं, दे आर द टारगेट्स। पासपोर्ट की वेबसाइट है, पासपोर्ट की वेबसाइट के अंदर क्या है, वो लोग जो पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं वो टारगेटेड है। ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी जा सकता है, बट उसमें से कौन जाएगा जिसको पासपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर उठा लीजिए, उसके कोई ना कोई यूजर्स आपको जरूर मिलेंगे। अगर यूजर्स नहीं है, इसका मतलब कि वो वेबसाइट बनाना बेवकूफी है। मींस देयर इज नो प्लेस टू डेवलप दैट वेबसाइट। वेबसाइट बननी ही नहीं चाहिए। देखो, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसके लिए कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स ही नहीं होंगे, ऑब्वियसली आप वो मार्केट में उतारेंगे ही नहीं। आप टारगेट करते हैं ना लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फ्लिपकार्ट ने आम लोग जो पब्लिक है, पब्लिक को टारगेट किया। आउट ऑफ पब्लिक वो लोग टारगेटेड है जो ऑनलाइन परचेज और सेल करना चाह रहे हैं। ठीक, hotel.com है,
bookings.com है, expedia.com है, IRCTC की ट्रेन की बुकिंग है, makeMyTrip.com है। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, कोई भी एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं है कि जिसका यूजर नहीं होगा। अगर यूजर नहीं है तो वो वेबसाइट वो लोग बंद कर देंगे, ठीक है। या कोई कॉर्पोरेट कंपनी की वेबसाइट है, ऐसी बना करके रख दिया है उन्होंने, इसलिए भाई अगर कोई हमारा एग्जिस्टेंस देखना चाहते हैं कॉर्पोरेट में, हम अबाउट अस पेजेस होते हैं बहुत सारी कंपनीज के, ठीक है। फॉर एग्जांपल TCS पर चलते हैं, हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है। TCS तो नाम ही काफी है, बट हर कॉर्पोरेट कंपनी की एक पहचान होती है। वो यहाँ पर जैसे कि इंडस्ट्रीज, इनके कौन कौन सी इंडस्ट्री में, ठीक है, सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशंस वगैरह चलते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट सर्विस एरियाज, ये देखिए, एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, कॉग्निटिव, साइबर, एंटरप्राइज, क्वालिटी, ऑटोमेशन, क्लाउड कंसल्टिंग, IoT, TCS इंटरैक्टिव, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारी सर्विसेज है यहाँ, ठीक है। ये डिफरेंट एरियाज है IT के, जहां पर ये आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये इंडस्ट्रीज है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर टारगेटेड है उनके पास। ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, इनके पास पे हर एरिया का आपको एक्सपर्टीज मिल जाएगा, स्किल्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे काम करने वाले। देन प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बने हुए हैं। एक बात याद रखिए, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होता है सर्विस बेस्ड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड? प्रोडक्ट बेस्ड यानी कि आप कई सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल पर जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, करेक्ट। मेडिकल का जो बंदा होता है वो मेडिकल या बहुत सारे जगहों पर, रिटेलर शॉप वगैरह के ऊपर, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जो सेल्स वगैरह की पूरी इंफॉर्मेशन, अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। वो क्या एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी XYZ कंपनी ने बना लिया, या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इस तरह से कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बना लेगी और वो प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च करेगी। अब सेम प्रोडक्ट है, मल्टीपल स्कूल्स में या मल्टीपल मेडिकल शॉप्स में, रिटेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस वन थिंग, ये क्या है, प्रोडक्ट है, एक बार बना लो, अब उसको सेल करते जाओ। बहुत हो गया तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद उसके अंदर अपग्रेडेशन करेंगे, एनहेंसमेंट्स करेंगे, ठीक है। ये कौन करती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, जो जिनका काम मेन प्रोडक्ट के ऊपर होता है। मतलब कोई प्रोडक्ट बना दो, अब बेचते रहो। एनएक्स में बहुत फायदा है, एक प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट चल गया, बार बार आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, नई चीज बनाने की भी जरूरत नहीं, आप इसी को चलाते रहो। सर्विस बेस में क्या होता है, कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है मुझे ये चीज चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसको आप ऐसे बना करके। जैसे यूजुअली जो वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट्स कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर विल आस्क यू आई नीड सो एंड सो थिंग, मुझे ये चीज बनानी है, वो चीज बनानी है, तो आप एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। आपने जब इसको डेवलप कर दिया, वो डिलीवर भी कर दिया, डेवलपमेंट हुआ, देन डिलीवर हुआ, देन उसका मेंटेनेंस होता है, आगे चलकर उसको सपोर्ट दिया जाता। अगर कुछ इशू आ जाए तो आप उसको सपोर्ट देते हैं, अगर कोई चेंजेस वो चाहता है तो आप उसको सपोर्ट देते हैं। किसी भी तरह का चेंज हो सकता है एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट विद दैट कस्टमर। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, चेंजेस बहुत मिनिमम लेवल पर होते हैं, बहुत मिनिमम लेवल। जो एक प्रोडक्ट बना दिया बस वही सभी को सेल करते जाओ। तो एक प्रोडक्ट आपने बनाया, इस तरह से 1000 मेडिकल्स के ऊपर आपने इसको सेल आउट किया, करेक्ट।
लेकिन एक जो वेबसाइट आप बनाते हैं, जैसे ये TCS की वेबसाइट ये नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ TCS के लिए है, क्योंकि ये एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द TCS आपने इसको डेवलप किया है। अब आप TCS है, आपको ये चाहिए था, मैं विप्रो हूं, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, ठीक है। तो एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दूसरी होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, और देन एक होती है हाइब्रिड मॉडल वाली। TCS की बात कर दो, TCS बैन CS, TCS कनेक्टेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इग्नो, TCS आयन, मास्टरक्राफ्ट, क्रोमा, जाइल, ये सब TCS के प्रोडक्ट्स हैं। तो TCS के अंदर प्रोडक्ट्स भी है और सर्विसेज भी है, दोनों भी चलते हैं। कुछ कंपनीज होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट भी होता है और सर्विस भी होती है, कुछ कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड होती है, कुछ कंपनी सर्विस बेस्ड होती है। प्रोडक्ट बेस्ड में इतना ही है कि काम उतने ज्यादा नहीं होते, सपोर्ट की एक्टिविटीज के ऊपर काम करना पड़ता है। सर्विस बेस्ड में इतना ही है कि उसके अंदर काम ज्यादा होते हैं। तो इसके अपने अपने फायदे हैं दोनों के भी, उसके अपनी अपनी लेवल्स होती है, जगह होती है, ठीक है। बट ये ध्यान में रखिए, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड इस तरह की दो कंपनीज होती है, ठीक। तो TCS अगेन यहाँ पर पूरी उसकी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। इसके लिए ये आम लोगों के लिए है, या उसके जो कस्टमर बनना चाह रहे हैं, उसके जो लीड है, लीड मीन्स वो लोग जो अभी कस्टमर नहीं बने बट उनके इरादे है, जाके TCS को देखेंगे, या वो लोग जो स्टूडेंट्स है, इफ दे वांट टू अप्लाई फॉर ए जॉब, करियर सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। हर वेबसाइट के कोई ना कोई यूजर्स होते हैं जो उस वेबसाइट के ऊपर जाकर कुछ काम करेंगे, ठीक। या एटलीस्ट अगर कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में आपने कुछ काम किया ना, क्या किया आपने, फॉर्म फिलअप किया, सबमिट कर दिया, अब ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने, राइट। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी है वो जो सिर्फ इंफॉर्मेटिव होती है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से, दैट्स इट। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है, कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस या कोविड की बहुत सारी वेबसाइटें मार्केट में आई थी, है अभी भी, जो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है। या फिर आप देखिए आजकल हमें से हर कोई डॉक्टर है, छींक भी आ जाए तो, कफिंग भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जाते हैं और ढूंढते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। आजकल हम सब डॉक्टर हैं, तो गूगल पर जाने का ये इशू आ रहा है, फिर वो इशू के रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन होती है वहां पर, अब उसके डेप्थ में जाते हैं हम। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसा 1mg.com वगैरह, ये क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड है, या फिर कोई मेडिसिन लाया, आपको भरोसा नहीं डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन दे दिया, अब आप उसके कंटेंट या उसका नाम डालकर वेबसाइट में चेक करते हैं ये किस लिए है, आपको सर दर्द हो रहा है, उसे पेट दर्द की तो नहीं दिया कोई, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या है, ये इंफॉर्मेटिव है, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी चीज के बारे में, इससे ज्यादा नहीं मिलता, ठीक। So basically there are different types of websites. एक वेबसाइट होगी स्टैटिक, दूसरी होगी डायनामिक। 99% जो वर्ल्ड की वेबसाइट्स है वो डायनामिक है। डायनामिक का मीनिंग क्या है, डायनामिक यानी बता सकते हैं कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनामिक? जी, डाइवर्स रहती हैं, ओके, दिस वन थिंग, चलते रहती है, तो ये भी हाँ, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायनेमिक वेबसाइट्स जो होती है, डायनेमिक के मतलब वो है कि विद चेंज, स्टैटिक वो जो कभी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट्स जो बनती हैं उनके डेटाबेसेस होते हैं, डेटा सोर्सेस होते हैं, डेटा स्टोर होता है जाकर कहीं पर एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के अंदर। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग उसको डेवलप करते हैं, वेबसाइट रख देते हैं, मींस देयर इज नो यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन जहां पर नहीं होगा वो स्टैटिक वेबसाइट होगी, जहां यूजर इंटरेक्शन होता है
वो डायनेमिक वेबसाइट होगी। जैसे फ्लिपकार्ट में जाकर आप सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ये आपकी डायनेमिक वेबसाइट होगी। सर्च कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उसको, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, प्रोसीड टू पेमेंट हो रहा है, पेमेंट गेटवे पर जा रहे हैं, वहां पर इंटरेक्शन चल रहा है, ये डायनेमिक वेबसाइट में। लेकिन वो वेबसाइट जहां पर यूजर का इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं, सिर्फ यूजर जाता है, उसको इंफॉर्मेशन नजर आती है, कंटेंट नजर आते हैं, वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जस्ट। इस तरह की मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं स्टैटिक, तो डायनेमिक एंड स्टैटिक। अब शेयरपॉइंट में आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो डायनेमिक ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स की हम बात कर रहे हैं ये पब्लिक वेबसाइट्स होगी। फ्लिपकार्ट पब्लिक है, ये tcs.com, पासपोर्ट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट है, कॉलेजेस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन की भी वेबसाइट है, वो अगर पब्लिकली अवेलेबल है ऑनलाइन यानी इंटरनेट के ऊपर। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये है कि दैट इज ऑन द इंटरनेट, that website is available on the internet, that's why it's a public facing website। क्या है? public facing website। तो कोई भी वेबसाइट यूजुअली आज तक आपने जो देखे होंगे वो पब्लिक फेसिंग वेबसाइट ही है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कि टीसीएस का ये पोर्टल तो हमको नजर आ रहा है, टीसीएस के जो एम्प्लॉइज है क्या उनको भी किसी वेबसाइट की जरूरत है? क्या ऐसा हो सकता है कि टीसीएस के या किसी भी कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉइज जो होंगे क्या उनके लिए भी कोई वेबसाइट की नीड होती है? डू दे नीड एनी वेबसाइट? हो सकता है ऐसा? कहाँ हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जी, administration is one thing, another thing हाँ, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट होती है, वहां पर उनकी सैलरी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, लीव्स होता है, लीव्स वगैरह के लिए अप्लाई कहाँ करेंगे? पब्लिक फेसिंग वेबसाइट। अब जैसे टीसीएस ने मान लो यहाँ पर लीव की एप्लीकेशन दे दी, तो हम लोग जाके उसको चेक करेंगे कैसा वर्क करता, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पब्लिक फेसिंग वेबसाइट में जो इंटरनल एक्टिविटीज से रिलेटेड स्टेप्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, याद रखिए। लेकिन अब बंदे को लीव अप्लाई करना है तो वो कहाँ जाएगा? उसको लीव के पोर्टल में जाना पड़ेगा। अब लीव का पोर्टल ऑब्वियसली किन लोगों के लिए? जो इंटरनल लोग हैं, हमको उससे कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनली जो बंदे होते हैं या फिर किसी को सैलरी स्लिप्स वगैरह चाहिए, सैलरी स्लिप मिलती है ना जब सैलरी आ जाती है आपके अकाउंट में, या आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए, वो क्या करते हैं आप जाएंगे वहां पर इंटरनल जो पोर्टल है, वहां से आपकी सैलरी स्लिप डाउनलोड करेंगे। या आपने कहीं पर बिजनेस ट्रैवल किया, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस चाहिए, अगेन क्योंकि पेपर का जमाना है नहीं, डिजिटलाइज्ड है सारी चीजें। कोई कंपनी अगर डिजिटलाइज हो तो ये सारी चीजें उसके पोर्टल में रख देता है वो कंपनी। आपको मेडिकल क्लेम करना है अगर, वो भी आप कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट। कुछ बिल्स है, टीम ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, या एनुअल गैदरिंग है, एनुअल प्रोग्राम है, मैनेजर ने सभी को डिनर पर लेकर गए या लंच के ऊपर, मैनेजर विल पे फ्रॉम हिज पॉकेट, उसको बाद में बिल को सबमिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? ये कहीं ना कहीं वेबसाइट बनानी पड़ेगी, पोर्टल बनाना पड़ेगा जहाँ ये रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर इस तरह की फॉर्म्स होंगे, वो फॉर्म आप जाके फिल करेंगे, वो फॉर्म सबमिट करेंगे, वो जाके अप्रूवल के लिए मैनेजर उसका जो हेड है उसके पास जाएगा, वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर पेमेंट रिलीज करेंगे, सारा प्रोसेस है, करेक्ट।
ये वाली जो वेबसाइट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, लीव, सैलरी, फाइनेंस, बिल्स, जो कि इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए है, इस तरह की वेबसाइट्स को बोला जाता है इंट्रानेट वेबसाइट्स या इंट्रानेट पोर्टल्स। तो एक हो गया इंटरनेट, दूसरा होगा इंट्रानेट। इंटर और इंट्रा, दिस डिफरेंस। इंटरनेट पब्लिक लिंक और इंट्रानेट जो होगा वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क रहेगा उसको इंट्रानेट होगा। तो ज्यादातर जो वेबसाइट है शेयरपॉइंट के अंदर बनती है, शेयरपॉइंट ऑनलाइन में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, शेयरपॉइंट ऑनलाइन, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, आप जहां कहीं भी डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे वो होगी आपकी इंट्रानेट पोर्टल्स, इंट्रानेट वेबसाइट्स होंगी। वो पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स नहीं होगी। मीन्स इट वोंट बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफरेंस है इंटरनेट और इंट्रानेट का, पब्लिक फेसिंग साइट एंड प्राइवेट साइट का। ये कंपनी की प्राइवेट साइट है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि शेयरपॉइंट के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी शेयरपॉइंट ऑनलाइन, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वेबसाइट्स या इंट्रानेट वेबसाइट्स बनाई जाती है या इंटरनल वेबसाइट्स बनाई जाती है। ठीक है। If someone asks you, is it possible to develop a public facing website in SharePoint? सिर्फ SharePoint अगर बोलता है, SharePoint ऑनलाइन नहीं बोल रहा। अब SharePoint अगर बोलते हैं तो या तो वो SharePoint ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑन प्रीमाइसेस भी हो सकता है। ध्यान में रखिए कि 90% ऑफ द टाइम SharePoint के अंदर वेबसाइट इंटरनल होती है, इंट्रानेट वेबसाइट बनती है, लेकिन SharePoint ऑन प्रीमाइसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप पब्लिक फेसिंग वेबसाइट बना सकें। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर, more than 90% of the websites are developed as intranet portals, but there is possibility that the public facing websites can even be developed using the SharePoint, but using the SharePoint on premises we can develop public facing sites। लेकिन SharePoint ऑनलाइन की अगर बात है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप पब्लिक फेसिंग वेबसाइट बना सकते। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वेबसाइट्स ही होती है। इसको इंट्रानेट पोर्टल्स भी बोल सकते हैं आप, प्राइवेट पोर्टल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा ये टॉकिंग अबाउट यूजर्स के रोल। तो एक यूजर का रोल होता है, रोल एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा रोल होता है नॉर्मल यूजर। देयर आर टू डिफरेंट रोल्स इन जनरल बोल रहा हूं। फ्लिपकार्ट में आपने क्या किया, एज ए नॉर्मल यूजर, एज ए कस्टमर, आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है, आपने वहां पर ऑर्डर को प्लेस किया, आपने अपनी तरफ से पेमेंट भी कर दी या कैश ऑन डिलीवरी वहां से सेलेक्ट किया आपने, आपका पार्ट खत्म हो गया। अब वो रिक्वेस्ट गई है, देखिए बिजनेस प्रोसेसेस कैसे होते हैं। कोई भी वेबसाइट बिना बिजनेस प्रोसेस के नहीं होती। हर वेबसाइट का कोई बिजनेस मॉडल होता है, बिजनेस प्रोसेस होता है। प्रोसेस के सिवा कुछ भी नहीं। आपने एज ए कस्टमर, एज ए यूजर अपने जो भी चाहिए था आपको, आपने चूज किया, सेलेक्ट किया, प्लेस ऑर्डर किया, पेमेंट कर दी, दैट्स इट। आपका काम यहाँ पर आप खत्म। अब क्या हुआ है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जाती है उनके इंट्रानेट पोर्टल के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट का भी कोई इंट्रानेट पोर्टल होगा, इंटरनली वो लोग एक्सेस करते होंगे ऑब्वियसली। वहां पर कुछ लोग स्क्रूटनाइज करते हैं आपके ऑफर्स को कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं है, ये जहां से ऑर्डर किया गया, ये जो वेबसाइट ये जो लोकेशन आ रही है यहाँ पर, उनको पता होता है लोकेशन वगैरह सारी। ये लोकेशन कहीं उस एरिया की तो नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड है, ये बंदा पहले भी वो मैच करते हैं, उनके कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं, क्योंकि होता है ना ऐसे बंदे बहुत सारे फ्रॉड भी करते हैं।
ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, वो बंदे फ्लिपकार्ट कभी फ्रॉड नहीं करता, लेकिन जो बंदे होते हैं आइदर वो सेलर्स होते हैं या बायर्स होते हैं। बायर्स क्या करते हैं, कभी कभी ऑर्डर दे देते हैं, उनके पास में वो आइटम आ जाता, उसके बाद में उसकी जगह किसी और चीज को डालकर भेज देते, बोलते हैं कि मैंने ये मंगाया था, ये आ गया। ऐसा होता है यूजुअली, ठीक। और सेलर्स क्या करते हैं, कभी होता है ना ऐसा कि वहां से, अब नॉट श्योर, ये सप्लाई चेन है पूरी, ठीक है। फ्लिपकार्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के कुरियर में गया, और कुरियर से अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व होती है, आप तक वो आइटम प्रोडक्ट आए तक एक पूरी सप्लाई चेन बिजनेस प्रोसेस है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए, गलती से भी हो सकता है, या इंटेंशनली भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि कभी किसी का पार्सल आया, आप बहुत खुशी से पार्सल को खोले और पार्सल टोटली उसके अंदर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। ऐसा होता है, पार्सल पूरा एम्प्टी रहता। लेकिन देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती, अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप ले रहे हैं तो वीडियो बनाओ, पिक्चर बनाओ। तो आप फ्लिपकार्ट को बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट पूरे उसके जो प्रोसेस था उसको चेक करेगा और ट्रैक करेगा कि किसने यहाँ पर क्या काम किया हुआ है, किसने यहाँ पर चीजों को चेंज किया हुआ है। डेफिनेटली उनको मालूम हो सकता, क्योंकि डिजिटलाइज सिस्टम जो है हमारे, ये इसीलिए है कि आप इस तरह की जो इनकंसिस्टेंसी रहती है, इश्यूज होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। भाई क्यों कोई भी कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर स्पेंड करती है, क्यों है ऐसा? इसीलिए है कि वो आज 10 रुपया इस पर खर्च करेंगे तो उनके वहां पर 100 रुपए बचेंगे। 100 नहीं बल्कि 1000 रुपया बचता है, कम से कम। बोल रहा हूँ एक मिसाल, ठीक है। याद रखिए, इंटरनल एम्प्लॉयज होंगे और जो पब्लिक होगी। इंटरनल एम्प्लॉयज चेक करेंगे ये ऑर्डर सही से है या नहीं है, उसके बाद में ये इसको अप्रूव करेंगे, वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर चेक करेगा सारी चीजें कि किस एड्रेस पर इसको डिलीवर करना है। अब एड्रेस चेक करेगा, अगर मेट्रो सिटी में है तो एक ही दिन में या 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा, नहीं दूर का है ऑब्वियसली इट विल टेक विद इन 7 days और व्हाट एवर इट इज। तो उस तरह से अगर लोकल में रहा तो वो लोकल वाले कुरियर को या लोकल वाले जो बंदे हैं उनको नोटिफाई होगा। मींस डिस्ट्रीब्यूटर अब नोटिफाई करेगा, प्रोडक्ट रेडी रख देगा, और वो नोटिफाई होगा आपका जो ऑफिशियल कुरियर वाला है उसको, ठीक है। जो कुरियर सर्विस, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले उनको नोटिफाई होगा, वो लोग जाएंगे उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास और वो लोग, देखिए ये जो पैक्ट है किसके बीच में, फ्लिपकार्ट के और अलग अलग कंपनीज के बीच में। फ्लिपकार्ट के अपने कुरियर्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होंगी जिनके साथ वो पार्टनरशिप किए हुए रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कौन है, उनके पार्टनर्स है, ठीक है। सो फाइनली वो अलग अलग स्टेजेस से, दिल्ली से मुंबई आया, मुंबई से औरंगाबाद, औरंगाबाद से नांदेड़ आया वो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन है, इसकी पूरी ट्रैकिंग होगी। तो यहाँ पर आप एज ए यूजर तो आपने काम खत्म कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जो इंटरनल एम्प्लॉइज थे उन्होंने अपनी प्रोसेस की, आपको पता नहीं कि वो कितनी प्रोसेस से गुजर रहा है आपका प्रोडक्ट, तो उनकी इंटरनल एक्टिविटीज चलती है वहां पर। बहरहाल इस तरह की इंटरनल एक्टिविटीज के लिए जरूरी है इंट्रानेट वेबसाइट्स लगती हैं इस तरह की रिक्वायरमेंट में भी, ठीक है। तो सिर्फ एम्प्लॉय के लीव्स वगैरह के लिए या रीइंबर्समेंट के लिए या ट्रैवलिंग अलाउंसेस चाहिए, उसके लिए यूज नहीं होता। इसके अलावा भी आपको क्या करना होता है, जो कंपनी के इंटरनली एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनल ऑपरेशंस, उसके लिए भी इंट्रानेट पोर्टल का यूज किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, आप लोग ने सब्सक्रिप्शन रजिस्टर किया होगा ट्रायल से। ट्रायल में आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिला,
ऑब्वियसली जो शेयरपॉइंट ऑनलाइन, पॉरास, पावर ऑटोमेट में वेबसाइट्स बनती हैं, पोर्टल्स बनते हैं, एप्लीकेशन बनती है, उन सभी के ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन होता है। तो क्या हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। मींस यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं, कोई भी बंदा उसको आके एक्सेस नहीं कर सकता। जो जेन्युइन बंदे हैं वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी पब्लिक में से जाके इंट्रानेट पोर्टल फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का एक्सेस नहीं करेगा, याद रखें। इंटरनल जो ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस के लिए भी इस तरह की वेबसाइटें बनाई जाती हैं। शेयरपॉइंट ऑनलाइन के अंदर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज देखिए फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन सेल आती है, ठीक, बिग बिलियन सेल होती है। बिग बिलियन सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को वो हाईलाइट करते हैं और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट चलाते हैं। सभी प्रोडक्ट्स पर नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट्स पर जरूर होता है, लेकिन बिग बिलियन डेज के दौरान में वो लोग बहुत सारी चीजों को सेल आउट करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। और नॉर्मल डेज में अगर आप जाते हैं तो उतनी बड़ी सेल नहीं लगती है। अब ये 5 किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर देखेंगे, अगर आप इसके मेन पेज के ऊपर जाते हैं तो टॉप डील्स ऑफ द डे आ रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, ये डील्स ऑफ द डे 3 hours 43 minutes लेफ्ट है अभी इसके अंदर। तो क्या होगा, आप 3 hours and 43 minutes के बाद इसको चेक कीजिए, डील्स ऑफ द डे की जगह जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग भी चेंज होते रहता है, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही चेंज होते रहता है। ये चेंज कौन करता है? या बिग बिलियन सेल जैसी आ गई, प्रोडक्ट्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बढ़ जाता है, ये कैसे होता है? आपने तो बनाकर रख दिया इसको, इस प्रोडक्ट को, सॉरी इस वेबसाइट को, लेकिन ऑनगोइंग चेंजेस तो होते रहते हैं। ये जो डील्स ऑफ द डे है, ये डील्स 3.5 आवर के बाद और 3 hours 43 minutes के बाद चेंज हो जाएंगे। चेंज होकर कुछ और प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। ये कैसे होगा? वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बैठी हुई है, आप उसके नॉर्मल यूजर हैं, लेकिन वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, वो लोग अपना काम करते हैं वहां पर। जैसे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना है, दे विल डिसाइड दैट, कितना डिस्काउंट। तो डिसाइड करने वाली एक टीम है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाली एक टीम है, उसको ऑब्जर्व करने वाली एक टीम है, ठीक है। ये सभी टीमें अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं। इंटरनली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, टीम्स होती हैं, और सबके अपने अपने काम है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा, HR डिपार्टमेंट लीव्स वगैरह चेक करेगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज है तो वो परफॉर्म करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है, दे मेक श्योर की क्वालिटी इज अप टू द मार्क, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग टीमें होती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल यूजर वाला रोल है वो कस्टमर का है, जो हम लोग करते हैं, और जो इंटरनल एम्प्लॉइज है वो इंटरनल ऑपरेशन करेंगे। उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं अलग अलग, कोई किसी को रोल बड़ा होता है, कोई सुपर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। सुपर यूजर यानी कि सुपर एडमिनिस्ट्रेटर मींस वो कुछ भी काम कर सकता है, उसको पूरी परमिशन होती है देखने की कौन से प्रोडक्ट, मींस इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और टीम, ही विल हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी को वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? किसी भी वेबसाइट के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है नॉर्मल यूजर, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के काम क्या होते हैं? बैकएंड के अंदर काम, बैकएंड के अंदर जो काम होते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमने डिस्कस किया, ये बैकएंड से है ना। बस हम लोग ऐसे कस्टमर कर सकते क्या इसको?
अभी तो आईफोन आया, उसको जाके 99% डिस्काउंट, उतना भी अच्छा नहीं दिखता ना 100% फ्री लेने में। तो ऑब्वियसली ये एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। हर वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके पर्टिकुलर रोल्स होते हैं। हर वेबसाइट के यूजर्स होते हैं, यूजर्स के भी रोल होते हैं। नॉर्मली अगर मैं इसको क्लासिफाई कर दूं तो एक होता है रोल नॉर्मल यूजर वाला, दूसरा रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाला। इसी तरह से ऑफिस 365 और शेयरपॉइंट के अंदर जस्ट लाइक दिस, ऑफिस 365 और शेयरपॉइंट के अंदर दो मेन रोल्स होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है और दूसरा नॉर्मल यूजर का रोल होता है। अब शेयरपॉइंट ऑनलाइन तो पब्लिकली है नहीं, लेकिन अब ये फ्लिपकार्ट, टीसीएस को लाइट ले लो। अब हम फोकस करते हैं इंटरनेट पोर्टल के ऊपर। तो कोई भी कंपनी की जो इंटरनेट पोर्टल है, फॉर एग्जाम्पल आपको लीव के लिए अप्लाई करना है और आप एक जूनियर डेवलपर है या सीनियर डेवलपर है, कंसल्टेंट है, बिजनेस एनालिस्ट है, टेस्टर है, वॉट एवर इट इज। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के बहुत से एम्प्लॉयज होंगे ऑफिस में। ये जो अलग अलग एम्प्लॉयज है, नॉर्मल एम्प्लॉयज है ये, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट करना है इनको, ऑब्वियसली पोर्टल पर जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। इसमें इनके टॉप पर जो बंदा होता है वो मैनेजर होगा, एचआर होगा, करेक्ट। अच्छा, ये भी नॉर्मल यूजर के रोल में ही आएंगे, इवन दो दे आर एट द हायर लेवल, बट दे आर स्टिल द नॉर्मल यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टल, ठीक है। उनको नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से वो अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत कम लोग करते हैं, याद रखिए। 100 में से एक बंदा, 2 बंदे, इट डिपेंड्स। जैसे कि आपको सैलरी का जो स्लिप होता है वो डाउनलोड करना है, सैलरी स्लिप। आप उस पोर्टल के ऊपर जाते हैं कंपनी के, वहां से डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आप देखिए यूजुअली क्या, आपको सिर्फ आपकी खुद की सैलरी स्लिप नजर आएगी, आपको दूसरों की सैलरी स्लिप नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका मैनेजर है, मैनेजर को दूसरों की भी सैलरी स्लिप नजर आएगी, क्योंकि उसका रोल थोड़ा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब लीव के लिए अप्लाई किया तो आप कुछ टाइम के बाद आए, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, आप चेक करेंगे स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस, लीव अप्रूव हुई कि नहीं हुई, या रिजेक्ट होगी, या इन प्रोग्रेस है। आपको लीव के लिए जाना है, लीव लेकर जाना है, तो आप स्टेटस चेक कर रहे हैं एक पोर्टल से। तो उस पोर्टल के ऊपर जहां पर आपने सबमिट किया वहीं पर आपको स्टेटस मिल जाएगा। अब आप बार बार जाकर चेक कर रहे हैं स्टेटस, अप्रूव है या रिजेक्ट है, या इन प्रोग्रेस है। या आपने रेलवे का टिकट बुक किया, आपका पीएनआर नंबर एंटर करते हैं, उससे आपको स्टेटस पता चल जाएगा। आप दूसरों का पीएनआर एंटर करते क्या? नहीं करते। उसी तरह से आप अपनी लीव की रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं, दूसरों की चेक कर सकते हैं, तो दिखेगी ही नहीं आपको किसी ने लीव लिया भी है। लेकिन जो मैनेजर होगा, मान लो कि मैनेजर के अंडर में 10 बंदे, उसमें से 2 बंदों ने अप्लाई किए लीव के लिए, अब उसको जो नोटिफिकेशन आएगा 2 लोगों का आएगा, और वो 2 नोटिफिकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट जो भी करना है वो एक्शन लेगा उसके ऊपर। तो एज ए मैनेजर उसको मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं, एज ए मैनेजर मल्टीपल रिक्वेस्ट वो देख सक रहा है, और एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय आपने जो रिक्वेस्टर, एज ए रिक्वेस्टर आपने जो रिक्वेस्ट भेजी, आपको आपकी खुद की रिक्वेस्ट वहां पर नजर आएगी, ठीक है। अब और एक काम क्या होता है कि ये
जो एक्टिविटी यहाँ पर हुई कि मैनेजर को आपने सारे बंदों की रिक्वेस्ट बता रहे हैं और जो रिक्वेस्टर है उसको सिर्फ उसकी खुद की रिक्वेस्ट बता रहे हैं। ये इस तरह की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, रोल वाइज कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको परमिशंस बोला जाता है। इसका बहुत डिटेल आने वाला है परमिशन का, विल सी दैट इन डेप्थ। लेकिन जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स हियर कि आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है, पोर्टल क्या होता है, यूजर्स क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी, बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑफिस 365 और शेयर पॉइंट, जो एम्प्लॉइज के रोल है, तो एम्प्लॉइज के रोल एज वी डिस्कस देयर आर टू रोल्स, एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, एक नॉर्मल यूजर वाला है। तो नॉर्मल यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मल यूजर की तरह काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, आपको शेयर पॉइंट की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है या मेल्स टीम्स के रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ टीम्स का, जो टीम्स एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जब भी बंदे आते हैं, ये एडमिट करने की मुझे लिटरली जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक कोई अगर बंदे की नई रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पर एडमिट का ऑप्शन आ जाता है। एडमिट मींस कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, so I have to admit that guy, I have to accept his request, then only he will be able to access this particular meeting। तो यहाँ पर एडमिट का ऑप्शन आता है। कोई अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आई हैव टू क्लिक ऑन दैट, बट मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, मैंने क्या किया हूँ, इसको अलो कर दिया बाय डिफॉल्ट। इस कोई भी बंदा अगर इस लिंक पर क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली एडमिट हो जाना चाहिए। विद इन सेकेंड्स वो एडमिट हो जाता है, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर उसको मैं एनेबल नहीं करता तो मुझे जितने भी बंदे यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके एडमिट होना चाह रहे हैं, हर बार मुझे उसको क्लिक करना पड़ता बीच बीच में जाकर, और तब जाके वो बंदे इसमें एडमिट हो सकते, मीटिंग ज्वाइन कर सकते। मेरे पास में देखिए, अब जितने भी बंदे ऑनलाइन कनेक्टेड है, देयर आर 42 पीपल हियर, आउट ऑफ दोस 42 मैं एक और बाकी के सब 41 है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पर, मेरा रोल एडमिनिस्ट्रेटर का भी और नॉर्मल यूजर का भी है। इसमें देखो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, चैट कर सकता हूँ, यहाँ पर वीडियो प्ले कर सकता हूँ। वीडियो मेरा यहाँ पर खराब हुआ है, बट डेफिनेटली आई विल फिक्स दिस अप। तो ये सारी एक्टिविटीज, जैसे मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलाई हुई है। अब रिकॉर्डिंग हर किसी को एक्सेस नहीं होता है रिकॉर्डिंग रन करने का। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ये सभी के लिए अवेलेबल होता है। स्क्रीन शेयरिंग में बंद भी कर सकता हूँ, नॉर्मल यूजर इसको शेयर नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि टीम्स के अंदर आपको अलग अलग रोल नजर आ रहे हैं। तो एक बंदे का रोल नजर आ रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और दूसरे बंदे का रोल नजर आ रहा है कि दूसरे बंदे वो नॉर्मल यूजर्स है। मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीम्स? टीम्स का पर्पस क्या है कि टीम्स में आप कम्युनिकेट करें, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, चैट, मीटिंग शेड्यूल करो, आपस में डिस्कशन करो। ये नॉर्मल यूजर के काम हो गए। ये 41 बंदे जो आप में से हैं, सभी के सभी यहाँ पर इस काम को एज ए नॉर्मल यूजर कर सकते। तो आपका जो रोल है वो नॉर्मल यूजर वाला रोल है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है, इट शुड बी वेरी क्लियर कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर रिकॉर्डिंग ओपन करना, बंदों को ऑटोमेटिकली एडमिट करना, या कोई बंदे अगर शेयर करना चाहते स्क्रीन तो शेयर को कैंसिल करो, बाय डिफॉल्ट अलो रहता है। आप उसको अगर ब्लॉक करना चाहते शेयरिंग को तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं कि कोई बंदा शेयर नहीं कर सकता। या फिर यहाँ पर जो म्यूट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, ये सभी को नहीं आता।
मैं अगर म्यूट ऑल कर दूं तो सभी बंदे म्यूट हो जाएंगे, वो चाहे तो बात कर सकते हैं, उनको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। तो यहाँ पर उनको ऑप्शन आएगा, वो लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आपसे। उनको उतनी जो है सो ना परमिशन दी गई है, उतना एक्सेस उनको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के रोल्स होंगे। तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, नॉर्मल यूजर भी हूँ, और जो 41 बंदे आप में से हैं वो सभी के सभी नॉर्मल यूजर है। आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करने वाले, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, मोर एक्शंस यहाँ नजर आ रहा है, तो बहुत सारी डिटेल्स है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए पर्सन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं यहाँ पर इतने ऑप्शंस मेरे को नजर आ रहे हैं। बट अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, अभी भी करेंगे, तो आपको इतने ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे वहां, क्योंकि आप है नॉर्मल यूजर। तो याद रखिए, हर वेबसाइट के नॉर्मल यूजर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ये बहुत इन जनरल चीज है। देखो, कोई भी चीज का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो कंसेप्ट मुझे बताना है, उस कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने पूरा घुमा फिरा के आपके यहाँ तक लाया। तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसके पूरे बैकग्राउंड को। ये बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड अगर अंडरस्टैंड होता है तो बहुत अच्छी बात है। सिंस लास्ट 1 आवर वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टेप्स। मैं आपको डायरेक्ट शेयरपॉइंट और ऑफिस 365 के एडमिनिस्ट्रेशन में ले जा सकता था। ये 1 आवर मैं स्किप कर देता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बैकग्राउंड जरूरी इस चीज का, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का कंसेप्ट इतना क्लियर कर लो कि उसको बाद में आपको नींद में से भी उठा के पूछे तो आपको बोलने आना कि यार हाँ, इसका कंसेप्ट ये है। बात को अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ भी चलो, शेयरपॉइंट ऑफिस 365 का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है, 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन हो गई और फिर एक्सप्लेनेशन का प्रैक्टिकली दिखा दिए, दैट्स इट। इतने की जरूरत नहीं पड़ती थी जितना एनर्जी भी आपने और मैंने यहाँ पर लगाया है। लेकिन इसके लिए है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके माइंड में जो डाउट्स चलते हैं, जो अलग अलग डाउट्स बिखरे हुए हैं, डॉट्स, डॉट्स, उसको कनेक्ट करना है। अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करना है और उस कनेक्शन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। इस आपको समझ में नहीं आ रही चीज, ये बहुत डेंजर चीज है। You should understand the concept, whatever is going on, you should understand the concept. तो घर पर जाकर के जहाँ कहीं भी जा रहे हैं जाओ, लेकिन प्रैक्टिस करो और उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि यहाँ पर यूट्यूब का वीडियो चल रहा है या मेरी रिकॉर्डिंग चल रही और आप उसको एज इट इज देख रहे हैं। हाँ भाई, ये यूट्यूब पे चल रहा, ओके, इधर लैपटॉप में इम्प्लीमेंट करते। उससे लर्निंग कितनी हुई? उससे लर्निंग 10-20% होती। लेकिन जो कंसेप्ट्स है वो अगर क्लियर होता है तो उसकी लर्निंग 100% होती। कंसेप्ट्स, कोई भी चीज के कंसेप्ट के डिटेल में जाइए, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए उसकी और उसको प्रैक्टिकल भी कीजिए। दोनों भी चीजें होनी चाहिए, कंसेप्ट भी और प्रैक्टिकली भी। जस्ट वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हाँ उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा। जैसे मोबाइल में कोई इशू आ जाता, अब वो इशू को हमको इमीडिएटली सॉल्व करना होता है, तो क्या करते हैं आप यूट्यूब करते जाके देखते कोई वीडियो है क्या, ठीक है, अनलॉक करना है मोबाइल को, पासवर्ड या पैटर्न भूल गया, आप जाके देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पे पूरी प्रोसेस आपको मिलेगी। ऑब्वियसली वो किस लिए है कि आपके पास में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है। आप ये देखेंगे नहीं कि मुझे लर्न करूं या नहीं करूं, आपको पता है कि और इश्यू आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपको भी सॉल्यूशन चाहिए। तो उस केस में इट्स ओके कि आप यूट्यूब का वीडियो देख लें, लेकिन उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी। मैं तो बोला हूँ आपको कि गूगल कीजिए, R&D कीजिए, यूट्यूब कीजिए। गूगल से आप ज्यादा लर्न करेंगे। जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है, आप ज्यादा लर्न करेंगे।
YouTube के ऊपर भी कुछ ब्लॉग्स वगैरह है जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन होती है, वहां पर भी वो भी आप देख सकते हैं। बट कितना देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली भी करना है, आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर करने, याद रखिए। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, और इट्स रियली गुड कि आप अगर उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन जारी रखेंगे, R&D जारी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लर्न करेंगे चीजों, ठीक है। So let's move on to office.com. ये हमारा office.com है। रजिस्ट्रेशन आप लोग ने किया होगा, नहीं किया तो आज ही के आज रजिस्ट्रेशन कर लो। जितना टाइम आप रजिस्ट्रेशन में लगाएंगे उतना टाइम आपकी प्रैक्टिस को लगेगा, और उतना ज्यादा आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे। याद रखिए, आज से जैसे मैंने बोला हूँ कि 8 to 9 वीक्स का ये ड्यूरेशन है, तो जैसे ये 8 to 9 वीक्स खत्म हो जाएंगे, आपको अपनी प्रोफाइल अपलोड करना है। आई टोल्ड दिस थिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ कि अपनी प्रोफाइल अपलोड करना है। अगर प्रोफाइल अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी और आपकी जॉब में उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली अब आप बोलेंगे नहीं, मेरा थोड़ा सा ये रह गया, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस लाइफ टाइम तक रहेगी, खत्म नहीं होगी। आपको सीरियसनेस आज अभी से लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं सीरियसनेस, ऑब्वियसली ये मुश्किल बात होती है, आपको प्रॉब्लम्स होगी। अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। जिनको पहले जॉब पर लगना है, जिनको पहले आगे बढ़ना है, वो लोग आगे निकल जाएंगे। डेफिनेटली देयर विल बी पीपल फ्रॉम दिस बैच who will upload their profiles on the very first week when the course will get finished. There will be people, I challenge, कि ऐसे लोग होते जरूर होंगे जो बोलेंगे कि सर नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस रह गया, और वो थोड़े के चक्कर में कोई 2 हफ्ते लेट होगा, कोई 1 महीना लेट होगा, कोई 2 महीना लेट होगा प्रोफाइल अपलोड करने के लिए। और कुछ बोलेंगे फिर कुछ टाइम के बाद, सर वो अब 2 महीना होगा, पूरा फ्लश हो गया मेरे को। ठीक है, फ्लश हो गया तो फ्लश हो गया, क्या करेंगे उसमें। ठीक है, इंजेक्शन तो है नहीं, 2 महीने का इंजेक्शन उठा के रखा था, फिर डोज दे दिए, वापस से मेमोरी लॉस हो गया और मेमोरी आ गई। ऐसा नहीं हो सकता। IT के अंदर आप 15 दिन दो, आप लर्न करो पूरा, और मैं बोल रहा हूँ 1 साल तक लर्न करो आप कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी, और 2 हफ्ता घूमो फिरो, आराम करो। आप बोलो कि मैं 2 हफ्ते आराम करता हूँ, उसके बाद इंटरव्यू शुरू करता हूँ। 1 साल मैंने बहुत मेहनत कर ली। पापा आप सोचेंगे करण अर्जुन बन के। ठीक है, ये इश्यूज होते हैं, याद रखिए इस तरह के। ये बहुत डेंजर बात है भाई। आप अपनी फिक्र करो, कोई और आपकी फिक्र करेंगे क्या? नहीं करने वाले। ऐसा है, डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं चैलेंज बोला हूँ यहाँ पर। अब देखता हूँ कि कोई आप में से, पूरी बैच में से एक बंदा भी अगर बोल जाए कि सर, यानी कि सभी लोग बोलते हैं कि यार सबने अपलोड कर दी, तो लिटरली मैं जो इस वाले बैच के अंदर मंदी बिरयानी जो भी है पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदे का भी प्रोफाइल रह गया, वो बंदे को फिर पूरी बैच को ले जाना पड़ेगा, ट्रीट देनी पड़ेगी। तो अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं सामने। चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे इसमें से? हाथ उठाइए। एक्सेप्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करे तो कुछ लोग चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब कि उनकी इरादे ये है कि 2 महीने से ज्यादा लेंगे। या फिर हो सकता है कि हद से ज्यादा कंजूस है आप लोग। यूजुअली ऐसा होता, बच्चे जोश में, सर एक बार सिर्फ लगने दो हमको। फिर ये जितनी बैच है ना, ये सब बैच, क्योंकि अब उनको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी उनको अच्छी मिलने वाली है, पूरे बैच को ले जाके जो है सोना ट्रीट देंगे, इधर उधर ये वो। बहुत अच्छी बात है, अभी जोश चल रहा। अब जब जॉब लग जाती है वो बंदे नजर ही नहीं आते, मतलब मिलते आके मुलाकात होती, क्योंकि वो ऑफर लेटर से रिलेटेड बातचीत होती, पैकेज से रिलेटेड बात होती, HR से रिलेटेड बात होती।
फाइनल सजेशन देकर के मैं उनको फिर विदा कर देता हूँ। ठीक है, अब वो जाने और कंपनी जाने, लेकिन फाइनल सजेशन मैं देता हूँ जब उनकी सिलेक्शन हो तो इंडिविजुअली उस टाइम पर बंदे आते हैं, मुलाकात होती है वैसे। लेकिन देखिए